इट जस्ट सिंपल मीनिंग कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो फैक्ट्री होता है वो क्या होता है, तो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं होता है हमारे तुम्हारे या फिर किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, वो उनके लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म भी होता है। क्योंकि आप अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं, अभी आपका अधिकांश समय कॉलेज में बीतता है ना? If not 50%, then 40%, 35 to 40% you will spend in college, right? उसके बाद जो अभी टाइम बचता है उसमें ज्यादा टाइम असाइनमेंट्स या होमवर्क या पढ़ने में, जो चीज पढ़ाया गया उसको रिवीजन करने में जाता है। तो आपका मेजर टाइम तो आपके फॉर्मल जगहों पे चला जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, या फिर जब जॉब करेंगे तो ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। वहां पर अगर आपको इन जो आपका साइकोलॉजिकल या जो आपका सोशल नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यू आर अंडर स्ट्रेस। क्योंकि आप घर पे बहुत ज्यादा टाइम दे नहीं रहे हो, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो जो कॉलेज, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी, जो बैंक है, उनमें आप क्या करते हो, एक दोस्ती करते हो, ठीक है ना? उसके बीच में ही टाइम ब्रेक निकाल करके कभी पार्टी कर लिया, कभी दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, कभी शॉपिंग के लिए चले गए, कभी कुछ छोटा मोटा कुछ भी कर लिया जिससे आपका क्या हुआ, सोशल नीड्स सेटिस्फाई हुआ, राइट? उसी तरह कोई कल्चरल एक्टिविटी हो गई, कॉलेज में कभी कभी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, कभी कभी टीचर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता है, ताकि क्या वहां अगर वो घर पे अड़ोस पड़ोस में नहीं बहुत ज्यादा सोशलाइज कर पाते हैं, सिंस वो ज्यादा टाइम देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर उनके इस नीड्स का फुलफिलमेंट हो जाए। यहाँ पे दोस्त हैं, यहाँ पे जानने वाले हैं, यहाँ पर आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो आपका जो मेंटल नीड है, जान पहचान का, बिलोंगिंगनेस का, वो भी सेटिस्फाई हो सके। सो द कंक्लूजन इज अ फैक्ट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट जस्ट ए टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट जहां पे आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं, बल्कि वहीं पे आप अपने साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आया? यस मैम। दूसरा है द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है स्वतः, अपने आप। हम बोलेंगे नहीं कि ये चारों तुम लोग दोस्त बन जाओ, चारों तुम लोग दोस्त बन जाओ, ये तीन तुम दोस्त बन जाओ। ऐसा हम बोलते हैं क्या? कभी टीचर ने आप लोगों को ऐसा बोला क्या आज तक कॉलेज में आने के बाद? क्लास यू स्पॉन्टेनियसली मेक योर ग्रुप, मेक योर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू योर मेंटल स्टेटस, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, या अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंगनेस, है ना? आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, आपकी क्या सोच है, क्या किस तरह से आप सोचते हैं, उस तरीके के हिसाब से लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप खुद ही दोस्ती कर लेते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग जो काम करते हैं वो अपने आप स्वतः ही, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी सुपरविजन, विदाउट एनी रूल्स नॉर्म्स, अपने आप ही एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। वैसे ग्रुप को हम इनफॉर्मल ग्रुप्स बोलते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स अपने कॉलेज में हो सकता है, मैनेजमेंट का ग्रुप, आईटी का ग्रुप, राइट? फॉर्मली आईटी एंड मैनेजमेंट इज डिवाइडेड, पर इनफॉर्मली आई कैन बी a good friend with anybody in IT department, right? IT डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर के साथ मेरी अच्छी बन सकती है कि नहीं? यस मैम। किसी से अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी से अच्छा बातचीत हो सकता है। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल है, या हमारा अपना टेक है कि हम किससे ज्यादा बात करेंगे, किससे हमारा ज्यादा मन मिलता है या फिर हमारी सोच मिलती है। तो ये है, और ये स्वतः होता है, इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता या करवाना पड़ता है। तो वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली मेक इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब ये इनफॉर्मल ग्रुप्स है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो उसको उनका अपना विचार, सोच, अपने बनाए गए नियम कानून उसको लीड करता है, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नियम कानून। मुझे किसके साथ लंच करना है, नहीं करना, मुझे किसके साथ बाजार जाना है, किससे बात करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई फतवा नहीं हो सकता है, राइट? ये हमारा अपना टेक हो सकता है, अपना डिसीजन हो सकता है। क्लियर? तो ये होता है, सच इनफॉर्मल ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। Third, physical conditions of work have some influence on the workers' morale. Physical condition का मतलब वही कि अभी हमारा वाईफाई काम ना करे, ठीक है? तो क्या होगा,
हमारा भी, मेरा भी मोरल डाउन हो जाएगा और तुम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इंटरप्शंस हो जाएगा, क्लास बहुत ज्यादा बार कटेगा, तो किसी को भी मन नहीं लगेगा काम करने में, ना आपको पढ़ने में ना मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। व्हेन फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है जिन चीजों के यूज से आप उस काम को करने जा रहे हैं, जिस एटमोस्फेयर में, जिस कंडीशन। अब मुझे कोई जगह ही नहीं मिले तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, सभी लोग मिलके बैठ जाए फैकल्टी रूम में पढ़ाने लगे, तो इको होगा, आवाज होगा ना, दूसरे किसी Yes, फैकल्टी की आवाज आएगी, दूसरे किसी के क्लास की आवाज आएगी, दैट विल बी डिस्टर्बिंग एंड दैट विल बी act as a hurdle for our productivity, राइट। Yes, तो उन्होंने यही कहा कि फिजिकल कंडीशन अगर बेहतर नहीं हो तो ये मोरल को और प्रोडक्टिविटी को निगेटिवली एडवर्स इफेक्ट होता है इसका। अदरवाइज अगर ये ठीक है तो फिर इसका भी पॉजिटिव असर होता है हमारे काम पे, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है, इंप्रूव होता है, कम समय में हम वो सारा काम कर सकते हैं। एंड देन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस तो है ही है, राइट। थर्ड पॉइंट समझ में आया। फोर्थ है यूजुअली द वर्कर्स एक्ट और रिएक्ट नॉट एज एन इंडिविजुअल। मतलब ये है सिंपल कि अगर आपके ग्रुप से 2 बच्चों ने कंप्लेन किया या आपके ग्रुप से कोई एक बच्चा बोलता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सोनी मैम, इसका मतलब मैनेजमेंट को ये लगाना चाहिए कि ही इज द पर्सन, ही इज द स्टूडेंट हु इज कमिंग फॉरवर्ड विद दिस कंप्लेन, लेकिन हो सकता है बाकी स्टूडेंट का भी ये राय हो। समझ में आया। क्योंकि कभी भी क्लास में या ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनी में कोई आदमी अपना इंडिविजुअल कोई स्टैंड नहीं होता, वो उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है लगभग, है ना। जैसे कंपनीज में या फैक्ट्रीज में ट्रेड यूनियन का लीडर जाकर के बोले कि हमको इतनी छुट्टियां चाहिए महीने में, अदरवाइज हमारे यहाँ काम नहीं होगी। दैट मीन्स वो ट्रेड यूनियन का एक लीडर नहीं बोल रहा है, वो पूरे के पूरे मजदूर की आवाज है, डिमांड है, राइट। एंड देन मैनेजमेंट हैज टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है इतना नहीं, हम इतना लीव अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो yes, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एक्शन होता है या रिएक्शन होता है वो इंडिविजुअल ना होता है। अगर एक भी आदमी बोल रहा है तो मतलब ये है कि वो लगभग सारे ग्रुप का कंसेंसस होता है, ठीक है ना। उनकी अपनी धारणाओं को कोई एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक आदमी उनको फेस दे रहा है, वॉइस दे रहा है। समझ में आया। द वर्कर्स आर नॉट मियर इकोनॉमिक मैन। हाँ, इसका मतलब हुआ द वर्कर्स आर नॉट मियर इकोनॉमिक मैन का मतलब होता है जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होते। इकोनॉमिक मतलब पैसे से के लेन देन से ही जुड़े हुए नहीं होते। सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिकल यूनिट नहीं है, साइको सोशल यूनिट भी है। सिमिलरली एक जो आदमी होता है, जो एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला, वो भी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। पैसे के साथ साथ उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसकी अपनी रिकॉग्निशन होती है, उसका अपना पार्टिसिपेशन होता है, जिसके लिए भी वो काम करता है। अन्यथा हमने एक ही टीम के 4 लोगों को प्रमोशन दे दिया और बाकी लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट कर दी लेकिन प्रमोशन नहीं दिया। चलो 1 साल झेल लिया, ये दूसरे साल भी क्या किया, सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया लेकिन प्रमोशन नहीं दिया, तीसरे साल भी। ये कितना ज्यादा ये स्ट्रेसफुल हो सकता है ये माहौल, सोचो, ठीक है ना। सेम परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, स्टार परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट मिल रहा है, पैसे हाइक मिल रहे हैं, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं। यानी वो रिटायर करेगा तो जब 50,000 से ज्वाइन किया है तो हो सकता है वो 5 लाख 7 लाख मंथली इनकम या उससे भी ज्यादा 10 लाख 15 लाख 20 लाख के इनकम पे रिटायर करे, लेकिन वो एज ए डिप्टी मैनेजर ज्वाइन किया था, एज ए डिप्टी मैनेजर रिटायर करेगा। ये किसी को अच्छा लगेगा? जबकि उसके साथ के लोग जोनल हेड, कंट्री हेड सब बन रहे हैं। ये अच्छा लगेगा किसी को? no, नहीं। क्यों? पैसे तो आपको भी उतने ही मिल रहे हैं, पैसे आपको उतने ही मिल रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं अच्छा लगेगा? पैसे से आपको मतलब है ना। इट प्रूव्स दैट हमको सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है, साथ में हमारा ग्रोथ, साथ में हमारा अपना प्रेस्टीज, साथ में हमारा अपना एम्बिशन, रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेशन, ये भी मैटर करता है। तभी हमको ज्यादा प्राउड फील होता है अपने करियर पर कि हमने कुछ अचीव किया। सैलरी तो आपके अकाउंट में जाती है, कितने लोग देखने जाएंगे कि आप कितना कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, लेकिन जो ओहदा आप अर्न करते हैं वो सबको पता चलता है, राइट, ठीक है ना। और हम अपने सोसाइटी में अपने स्टेटस को लेके भी थोड़े कॉन्शियस होते हैं, राइट। तो ये क्या है, इसीलिए बोला गया कि वर्कर्स आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक मैन। उनको सिर्फ पैसे से मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको उनके
ओहदे से, उनके स्टेटस से, उनके रिकॉग्निशन से भी वो मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसीलिए वर्कर्स को सिर्फ इकोनॉमिक पर्सन समझना गलत है, उनको और भी रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, चैलेंजिंग वर्क ये सब जब देते हो तो भी वो मोटिवेटेड होते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, एंड ma'am. देन इनफॉर्मल लीडर्स, मैंने पहले भी कहा था, जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके जो लीडर्स होते हैं, यानी इनफॉर्मल ग्रुप के जो लीडर, जो इनफॉर्मल ग्रुप मेंबर्स अपने उस व्यक्ति की जिनकी बात ज्यादा मानने के लिए तैयार हो, या जिनको वो समझे कि ही और शी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग, ठीक है ना, इनके गाइडलाइन में हम करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। इस तरीके के लीडर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, rather than the formal managers। फॉर्मल मैनेजर्स 4 बार डांटेगा, ठीक है ना, बुला बुला के मीटिंग देगा, आपको कोई काम करना, जब तक आपको डर रहेगा, टिल दैट डेट यू हैव सम सर्टेन लेवल ऑफ फियर, ठीक है, तब तक तो आप उसकी बात मान लोगे डर से। लेकिन जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा, आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, वो या वो आपका बॉस नहीं रहेगा, बॉस चेंज हो जाएगा, आप उसकी बात सुननी बंद कर दोगे, राइट, है ना। लेकिन कोई इनफॉर्मल लीडर, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप सच में प्रभावित है, जिनकी बात मानने के लिए आप तैयार हो, वो आपका बॉस हो ना हो, आप उनकी बात को मानते हैं, आप फॉलो करते हैं, या आप उनके दिखाए रास्तों को, या उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी वो डिमांड करे वो आप करते हैं, क्योंकि यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच लीडर्स, है ना। ये पॉइंट समझ में आया? डाउट है तो बोलो, समझ में आया तो हाँ बोल दो, फिर लास्ट पॉइंट पे चलो। Yes, ma'am. Okay, and the last point is the managers must understand and recognize the interpersonal relationship. मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज इंटरपर्सनल रिलेशन या ग्रुप रिलेशन का मतलब होता है कि एक मैनेजर को, अच्छा मैनेजर हमने क्या बताया था आपको पहले दिन इंट्रोडक्शन के दिन, कि मैनेजर डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द कंप्लीटमेंट ऑफ एनी टास्क, मैनेजर कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ other people, with the help of team members. So the good manager is who know how to delegate the tasks, है ना, who has art of getting things done with or through people, right? यही बताया था ना मैंने मैनेजमेंट का मतलब। तो मैनेजर को समझना चाहिए इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेशन के बारे में, यानी अपने ग्रुप के अंदर जिस टीम का वो मैनेजर है, जिस ब्रांच का वो मैनेजर है, उस ब्रांच के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे उनको समझे, किस चीज में वो कन्वीनियंट है, कौन किस चीज में ज्यादा अच्छा है, जिसको वही काम एलोकेट करे और काम करवाए। और ग्रुप रिलेशन मतलब 2-4 ब्रांचेज के बीच में कैसे हम अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और उनको हम काम असाइन करें, तभी आपका काम, एक मैनेजर का काम सही तरीके से हो पाएगा, अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो मैनेजमेंट को इंटरपर्सनल रिलेशन में और ग्रुप रिलेशन में अच्छा होना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशन जब हम कहते हैं तो 1-to-1 रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे एक मैनेजर का हर एक एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर आपका अच्छा व्यक्तित्व है और अच्छा रिलेशन बना है तो लोग आपके लिए 9 बजे 6 बजे का टाइम खत्म हो जाने के बाद भी 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक रुक के काम खत्म करके जाते हैं, क्योंकि मैनेजर के साथ संबंध अच्छे, ठीक है ना। वो उनको ऐसा मैनेजर मिला है जो उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। उनको लगता है कि अगर हमने अभी नहीं साथ दिया सर का तो सर को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रांच हमारा प्रॉब्लम में पड़ सकता है, या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हमारा यूनिट प्रॉब्लम में पड़ सकता है, राइट। तो आपने क्या किया, अपने मैनेजर का साथ दिया, समझ में आया। तो इसके लिए इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा होना। ग्रुप रिलेशन यानी जब आप ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप में कैसे स्टैब्लिश करेंगे एक अच्छा ग्रुप मेंबर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन, जहां पे अच्छा रिलेशन होने से काम क्या होता है, सुपरविजन कम करना पड़ता है, गाइडलाइंस उनको कम देनी पड़ती है, वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड मोड में रहते हैं, खुद ही काम करते हैं। समझ में आया ये सारे पॉइंट्स? तो ये सारे पॉइंट जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड है, कि ह्यूमन बिहेवियर को, अब हम इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ाएंगे आपको पीच ड्रकर खत्म करने के बाद, तो आपको थोड़ा बहुत जो नहीं भी समझ में आ रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, an important resources for organization for factor of production, and then हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, यानी इनके लिए हमको मोटिवेशन, इनके लिए हमको रिकॉग्निशन, इनके लिए हमको पार्टिसिपेशन, इनके लिए अचीवमेंट, इनके लिए अवार्ड, इनके लिए रिवॉर्ड, इनके लिए सैलरी, इनके लिए अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, इनके लिए अच्छा माहौल और अच्छा सुपरवाइजर का होना जरूरी है, तभी आपका काम अच्छे से होगा, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है,
ये इसीलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट बोला गया, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये सब भी पैसा देना, ठीक है ना, मिनिमम वेजेज, मैक्सिमम वेजेज, डिफरेंशियल वेजेज, हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिफरेंशियल वेजेज जो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता है उसको हाई मैक्सिमम वेज रेट से पे करो, और जो कम यूनिट या जो बेंचमार्क से नीचे रह जाता है उसको मिनिमम वेज के रेट से। तो ये सारे सैलरी वगैरह, लेकिन इसमें क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, है ना, इसमें क्या होगा। हाँ जया, कुछ पूछना है? यस मैम, आपने ऊपर जो भी 4 पॉइंट बताए थे वही एक्सपेरिमेंट थे ना चारों? हाँ, वो चारों एक्सपेरिमेंट है और उनका कंक्लूजन जो मैंने अभी बताया Okay. आपको 7 पॉइंट्स, ठीक है ना। दिस इज कंक्लूजन, द ओवरऑल एक्सपेरिमेंट इज नोन एज हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को, चूंकि ये माइलस्टोन है अपने आप में, पहला इस तरीके का रिसर्च हुआ था जो बिहेवियरल पर फोकस कर रहा था, तो इसको इसीलिए हम फादर ऑफ हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट को, और एल्टन मायो को हम फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन अब इस हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का क्रिटिसाइज भी हुआ है, ठीक है ना, लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, किस तरीके से कि यहाँ पे लैक ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस है, कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है इस रिसर्च में, सब कुछ एक छोटे से सैंपल पर बेस्ड है। छोटे से सैंपल पे बेस्ड का मतलब, कहने का मतलब है कि जो सैंपल साइज है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ एक कंपनी के अंदर रिसर्च हुआ था, है ना। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, होमोजेनस ग्रुप्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ कंसीडर करके किया गया हो, जिसमें सैंपल साइज बहुत बड़ा हो, तो वहां को हम जनरलाइज कर सकते हैं। जब छोटा सा एक सैंपल साइज होता है, जैसा हमने देखा लास्ट में 14 लोगों का एक था टीम जिसको ऑब्जर्वेशन में डाला गया, उसी तरह एक कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉइज थे, तो ये जो सैंपल है वो इतना बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए काफी छोटा था, जनरलाइज हम नहीं कर सकते हैं इतने छोटे से ग्रुप में, तो ये इसका क्रिटिसाइज किया गया, और साइंटिफिक एनालिसिस कहीं पे भी नहीं है इस रिसर्च में, ये बोला गया। ये कहने के बावजूद भी, इस तरीके के क्रिटिसाइज के बावजूद भी, जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स है उस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया किसी ने, क्योंकि आप लोग भी इस सारे पॉइंट से सहमत हो विदाउट डूइंग एनी रिसर्च कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सपोर्टिव हो, अगर हमको फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिले, तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, राइट। हम पढ़ना भी चाहे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे अगर हमारे 5-7 क्लास है और हमारा नेट पैक इतना ज्यादा नहीं है तो, राइट। अब ये तो बात मानते हो आप लोग भी। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इकोनॉमिक में नहीं है, दे आर आल्सो सोशो साइकोलॉजिकल मैन, जो ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अपने सोशल नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं और अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को, जो स्टेटस की बात हमने की, उसको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो कहीं कोई प्रश्न है इनके कंक्लूजन में जो गलत निकले? नहीं। इसीलिए कहा गया कि although this experiment has been criticized, but conclusion जो भी है वो, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो सब कुछ सही माना गया। That's why he is the founder of human relation approach. फाउंडर यानी पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने इसके बारे में बात की, जिन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट की स्थापना की। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलिए, यस बोलो। मैम आवाज रिस्पांसिबिलिटीज करेक्ट है। क्या किसी को कुछ बोलना नहीं था? ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, इसके बाद हमने क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कॉन्टिजेंसी एंड सिस्टम पढ़ा था। इसमें आगे कोई कुछ पूछना है इन चारों में? अंकुर, राकेश आपका ऑफ है वीडियो, आशुतोष, दीपक, अंजलि, क्यों ऑफ है ये सारे वीडियो? राकेश मैं कुछ समझ ही नहीं क्या बोले तुम, बहुत सारा। मैम अभी मैं DRCC में हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा। DRCC का काम मन लगा के कर लीजिए ना। मैम माय वीडियो इज ऑन। DRCC का काम मन लगा के कर लो राकेश, ये दोनों काम एक साथ नहीं होता है। यू कैन नॉट सेल 2 बोट्स एट ए टाइम, है ना? हो सकता है क्या? नो मैम, मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लूंगा तो डूब जाऊंगा ना, ऐसे मैनेज करूंगा, 2 नाव एक साथ चलाऊंगा तो डूब जाऊंगा किसी किनारे में जाकर के, ठीक है ना। या तो DRCC के काम में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ अभी मैं पूछूंगी तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे, मुझे मालूम है। जवाब दे दोगे? पूछूं? 2 पॉइंट बोल दो बस, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का 2 कंक्लूजन, मैं समझ लूंगी तुमने मैनेज कर लिया।
नहीं कर सकते, ठीक है चलो, इसीलिए बोलती कि कोई एक ही काम करो। आई नो बेटर कि आप कहीं दूसरे जगह, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी बच्चे कहीं दूसरे जगह बिजी होते हैं तभी वो ऑफ करते हैं, इसीलिए ऑन कराने का मतलब ये है कि दूसरे जगह मत जाओ, यहाँ आओ, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ रहना है, क्लास में रहना है, इसीलिए ऑन कराते हैं आप लोगों से। या फिर क्यों करवाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है आप कुछ भी करें, पढ़ाना है और आप पढ़े हैं इसीलिए ऑन करवाते हैं ना, दो काम एक साथ कभी नहीं होता। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आज वही कर लेते हैं ना, एक अटेंडेंस ही तो जाता है, ऐसे भी राकेश रेगुलर स्टूडेंट है अपने क्लास में, है ना, कभी कभार ही छुट्टी लेता है, तो एक आध छुट्टी लेने से कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, बल्कि आपका वो काम अच्छे से हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, मैं अभी के लिए स्टॉप करती, अगर कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ, अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस को जानने में, क्योंकि मैंने ना अभी डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाया है ना डेलीगेशन पढ़ाया है। स्टिल दीज टू टर्म्स हैव बीन यूज सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द मैनेजमेंट थियरी, तो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेशन भी थोड़ा डिटेल में, डिसेंट्रलाइजेशन भी अ बिट डिटेल, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि डेलीगेशन क्या है एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अच्छा, कोई अभी क्लास में है जो बता सके व्हाट इज डेलीगेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन अपने समझ से, बिना मेरे बताए अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन सेतु का है, तो एक्सेप्ट सेतु, इफ देयर इज एनीबॉडी हु कैन आंसर दिस। ज्यादा सोचो मत। हाँ आतिश, कैन यू, मुझे आपका हैंड रेज दिख रहा है। अच्छा ठीक है, कौन बोल सकता है, बोलो। कोई नहीं, ओके ठीक है, मैं बोलती हूँ फिर। अंकुर ऑन करो वीडियो, राकेश कला, अंजलि 31 रोल नंबर, दीपक, आशुतोष, अजीत, क्या है, मैं रिमूव करूं क्या? हाँ चलो बोलो। रोल नंबर 29 एब्सेंट, रोल नंबर 79 एब्सेंट। मैम डेलीगेशन का मतलब डिवाइड करना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब? मैम डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे कोई पावर किसी एक के पास ही पावर नहीं रहता है, कोई डिसीजन जैसे आप बताए थे कि कोई डिसीजन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो उससे नीचे वाला मतलब छोटा छोटा डिसीजन मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको क्या बोलेंगे? मैम डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हाँ कई मैम, किसी, हाँ बोलो। डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। वेरी गुड, तो अभी वही बताया सुमन ने भी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैं बताती हूँ कि सारे डिसीजंस इस कॉलेज में, एक भी पत्ता खड़केगा तो सारे पत्ते डायरेक्टर सर के इशारे पे ही खड़केगा, दैट बिकम्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। सारा डिसीजन एक पॉइंट पे लिया जा रहा है, कहीं कोई किसी भी आदमी का अपना कोई डिसीजन नहीं है, दे आर जस्ट द इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज, और जो भी उनको डिसीजन निर्णय करके दिया गया उसको उनको फॉलो करना है, दैट बिकम सेंट्रलाइजेशन, यानी हर एक डिसीजन एक पॉइंट पे लिया जाए। आपके घर में डिसेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइजेशन है, आप खुद बताइए। जब आपके पढ़ाई लिखाई का, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, कहाँ जाना नहीं जाना, everything is centralized, only your papa or your mother or your father is taking all the decision on behalf of all of you, ठीक है ना। आपके सारे भाई बहन के बदले में आपके फादर या आपके मदर, कोई एक ही है जो डिसीजन सारे लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब इसमें होता है क्या, तो बच्चों का डिसीजन मेकिंग खुद से इंप्रूव नहीं हो पाता, दे थ्रू आउट देयर लाइफ डिपेंडेंट ऑन समबडी टू गिव, मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, मुझे आता तो सब कुछ करना है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज ऑलवेज माय पेरेंट्स हैव बीन टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ मी। समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनाइजेशंस में पहले सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में सारे कंट्रोल हुआ करते थे, सारा पावर हुआ करता था, लेकिन लैटर ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की बात होने लगी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन जो का मतलब हुआ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, ठीक है ना, वो
कहीं एक पॉइंट पे रहेगा, ठीक है ना, कहीं एक आदमी लेगा, ठीक है। जैसे इसी एग्जांपल में देखते हैं, योर मदर एंड फादर विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है ना, कि तुमको क्या करना चाहिए, काउंसलिंग कर सकते हैं वो तुम्हारी कि तुमको क्या करना चाहिए। ही विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग द बजट और द फिनेंसेस, ही कैन अलाउ यू, ठीक है ना, जो आप मंथली एक्सपेंसेस करेंगे तो मेरा इतना बजट है, तुमको इतने में करना होगा, ठीक है, वो डिसीजन वो ले सकते हैं। इस तरीके से घर में अगर कुछ नया चीज आना है, जमीन में इन्वेस्ट करना है, मकान बनाना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस विल बी टेकन केयर बाय योर पेरेंट्स, राइट। लेकिन आपको क्या खेलना पसंद है, किस तरह से कहाँ घूमना पसंद है, या क्या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, कौन से करियर में जाना चाहते हैं, ये सब डिसीजन किसका है, आप लोगों को दिया गया फ्रीडम की यू कैन डिसाइड ओवर ऑल दिस थिंग्स, ये तुम्हारा अपना है, तुम देखो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, दैट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। अब डिसीजन लेने का पावर थोड़ा बहुत बच्चों में भी आ गया, अब आप भी डिसीजन ले सकते हैं, अब आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे डिसीजंस या अपने लाइफ के जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लगते हैं वो आप लेकर के अपने मदर फादर को बता सकते हैं कि मैंने सोचा है ये करने का। वो आपको या तो फिर अगेन काउंसलिंग करेंगे या फिर बोलेंगे चलो ठीक है तुम यही करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हर एक हायरार्की पे देना। दादाजी के पास है, पापा के पास है, बड़े भाई के पास है, छोटे भाई के पास है, और एकदम जो छोटा बच्चा है उसके पास भी है कि वो क्या चॉकलेट खाएगा या बिस्किट खाएगा, ये डिसीजन वो खुद ही ले सकता है, राइट। चावल दाल खाएगा या रोटी सब्जी खाएगा, ये डिसीजन वो खुद ही लेगा। छोटा सा डिसीजन मेकिंग उसने भी किया, समझ में आया, है ना। दिस बिकम डिसेंट्रलाइजेशन, जब सारे सत्ता या सारे पावर एक जगह हो जिस पर आपको निर्णय लेना है, दैट बिकम सेंट्रलाइजेशन। अब डेलीगेशन कैसे है, देखो पापा जी एक अकेले मेंबर हैं जो काम करते हैं घर में और सारा पैसा वही कमा के लाते हैं और अब तक घर चलाते आए हैं, लेकिन जो घर का सबसे बड़ी भाई या सबसे बड़ी बहन या सबसे बड़ा भाई जो भी था, वो अब जॉब उसकी लग गई, उसने अब क्या किया, शेयर करना शुरू कर दिया पापा के रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है ना, ठीक है कुछ पैसे मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। अब आप मेरे छोटे भाई बहन की चिंता मत करिए, उसके पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, बाकी सब कुछ आप देखिए, समझ में आया। उसके पढ़ाई लिखाई से जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं दूंगा। नाउ व्हाट वी डिड, अब यहाँ पे डेलीगेशन नहीं किया गया इसलिए क्योंकि जो छोटा था उसने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली, लेकिन वो छोटा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़ा भाई या बड़ी बहन ना ले तो फादर कैन डेलीगेट दिस थिंग कि ये तुम कर लो, ठीक है ना। अब तुम भी आगे हो मेरे समानांतर, तुम मुझसे ज्यादा ही पैसा कमा रहे हो, आईटी डिपार्टमेंट में, विप्रो में चले गए हो, इन्फोसिस में चले गए हो, तो इन छोटे भाई बहन को रास्ता दिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ, जो तुम्हें कराना है कराओ, है ना। That means sharing of responsibility. When you are overburdened with tasks, then what you can do, you can share your responsibility with your juniors, with your subordinates to finish that responsibility within the limited time period. इसको हम डेलीगेशन बोलते हैं, जब हम अपना काम, अपने काम का एक हिस्सा किसी दूसरे को दे देते हैं, डेलीगेट कर देते, तो ऑब्वियसली सीनियर को तो दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो हमारा सबऑर्डिनेट है, जो हमारा जूनियर, उसमें हम बांट देते हैं ताकि सब मिलकर के उस काम को समय पे खत्म कर दे, दैट बिकम्स डेलीगेशन। अब समझ में आया डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है? यस मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे भी आगे आने वाले चैप्टर में, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कुछ नियम भी है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू आउट द हायरार्की, एंड डेलीगेशन मींस शेयरिंग ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटी विद आवर सबऑर्डिनेट सो दैट टुगेदर वी कैन अकम्प्लिश अ टास्क, राइट। ठीक है, डिफरेंसेस भी हैं इसमें, इस दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस हम लोग आगे के लिए रखेंगे। चलो अब अटेंडेंस बना लेते हैं। Okay.